तो परिचय की कड़ी में नाम मेरा अर्चना मिश्रा है, वाइफ डायनामिक पर्सनालिटी अवधेश कुमार मिश्रा, जो कि सिस्टम में स्टार पर्ल है और मैं पर्ल पिन पे हूँ, और हम दोनों कपल कंधे से कंधा मिलाकर इस आरसीएम बिज़नेस में काम कर रहे हैं। तो मैं आज मुझे मौका मिला है अपनी स्टोरी रखने का, अपनी जर्नी बताने का, अपने संघर्ष की कहानी बताने का, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका मिला। और जो हमारी होस्ट रही पूजा मैम ने हमको बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पूजा मैम से बहुत कुछ सीखी हूँ। सुल्तानपुर कई बार उनका सेमिनार लग चुका है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ और बहुत मोटिवेट होती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो मैम से हम फरवरी में मिले थे, तो हम अपना परिचय शुरू, अपनी कहानी बताते हैं अपनी जुबानी कि हमारा परिवार था, एक मिडिल क्लास फैमिली से था, और हमारे पिताजी मुंबई में प्राइवेट नौकरी में मतलब नौकरी करते थे, मुंबई में प्राइवेट जॉब करते थे, और घर पे हमारे दादाजी दादी जी रहते थे, हमारी मम्मी रहती थी। हमारी मम्मी के 3 बच्चे थे, एक भाई हमसे बड़े थे और दूसरे नंबर पर मैं थी, और एक भाई मुझसे छोटा था। और पापा मुंबई में रहते थे, तो पैसा भेजते थे, खर्चा जो भेजते थे, दादाजी किसान थे और खेती-बाड़ी में लगाते थे, और हम बच्चों को पढ़ाते थे। तो जब मैं स्कूल में जाती थी और इतना मैं पढ़ने में तेज़ थी, इतना मैं क्लास में सबसे ज़्यादा तेज़ थी, तो टीचर सोचते थे कि अगर जो चीज़ जो बच्चों को नहीं आता है, इसको आता है, क्या बात है ऐसा कि इसको एक कोचिंग कराया जाता है, कैसा है, कैसे आता है इसको। तो एक दिन टीचर ने एक चपरासी को भेजा हमारे घर पे, तो चपरासी आया हमारे दादाजी के पास, बोला कि आपको स्कूल से टीचर बुलाए हैं। तो हमारे दादाजी ने कहा कि हमारी बेटी ने कोई गलती कर दी क्या? कुछ हुआ क्या? क्यों हमको बुलाया जा रहा है? जब दादाजी हमारे गए स्कूल में, तो जो टीचर था वो बोला कि ये बताइए आपकी पोती को कौन इतना पढ़ाता है? आपकी पोती इतना पढ़ने में तेज़ है, जो भी पूछो ये सब कुछ बता देती है, हम ब्लैक बोर्ड में लिखवाते हैं, बिना बुक देखे ये लिख लेती है, जो भी लिखवाते हैं, ऐसा क्या चीज़ है? तो हमारे दादाजी बोले कि देखिए हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो अंगूठा टेप हैं, इसकी मम्मी 5वीं पढ़ी है, वही पढ़ाती है। तो उस टाइम जो हमारे टीचर थे, जो हमारे गुरुजी थे, एक ही शब्द बोले थे, मुझे आज भी याद है, मैं छोटी-सी थी, मुझे आज भी याद है। वो बोले कि अगर इसकी मम्मी इतना पढ़ाती है, ये इतना तेज़ है, तो आगे चल के अपने माँ-बाप का नाम ज़रूर रोशन करेगी, अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। तो कहा जाता है कि जो हमारे गुरु होते हैं, उनका आशीर्वाद लगता है, सही बात है। तो हमने 5वीं पास की, फिर हमने 8वीं पास की, फिर हमारा एडमिशन प्रतापगढ़ में हुआ। हमारा तो इंटर की पढ़ाई पास की है, फिर हमारा एडमिशन इलाहाबाद में हुआ, हमारी वहाँ की पढ़ाई बीए तक हमने वहाँ पे कंप्लीट की, और जैसे ही हमारा बीए फाइनल था, हमारी शादी कर दी जाती है। हमारे परिवार वाले, हमारे मम्मी-पापा बोले कि अब बेटी बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी कर देते हैं, तो फिर हमारी शादी हो जाती है। हमारी शादी मेरे हस्बैंड अवधेश कुमार मिश्रा जी हैं, जो कि एक प्राइवेट बैंक में थे यहाँ सुल्तानपुर में, उनके साथ मेरी शादी हो जाती है। फिर जब मैं अपने ससुराल में आती हूँ, तो जो हमारे ससुर जी थे, किसान थे, और मेरे हस्बैंड घर के अपने परिवार के सबसे बड़े थे, उनके 2 छोटे भाई थे, पूरी ज़िम्मेदारी मेरे हस्बैंड के ऊपर थी, पढ़ाई का, लिखाई का, जो खेत में खर्चा लगता था, जो घर का खर्चा लगता था, सारी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर थी। और जो उनकी महीने की जो सैलरी मिलती थी, उनसे खर्चा नहीं पूरा होता था, क्योंकि इतना मतलब इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली थी, इतना खर्चा होता था और एक आदमी की इनकम से नहीं पूरा होती थी। तो हमने सोचा कि मैं भी पढ़ी-लिखी हूँ, कुछ देखती हूँ सुल्तानपुर में कोई जॉब मिल जाती है, कहीं कुछ मिल जाता है तो मैं भी कर लेती हूँ, अपने हस्बैंड का हाथ बटाऊँगी। तो फिर मैं निकल पड़ती हूँ, तो मैं फिर निकल पड़ती हूँ शहर में, सुल्तानपुर में। मैं जगह-जगह जाती हूँ कि कहीं पे मुझे कोई जॉब मिल जाए, कहीं पे कोई मुझे नौकरी मिल जाए, कहीं मिलती नहीं, जहाँ पे मिलती है पैसे कम मिलते हैं, तो फिर मैं मना कर देती हूँ। एक जगह मुझे मिलती है, एक स्कूल था, वहाँ पे मुझे मिलती है नौकरी, तो लेकिन वहाँ पे बताया जाता है कि मैडम देखिए आपको ₹600 महीना मिलेगा, अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो ना करो। लेकिन मेरे पास बहुत बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि बहुत दिक्कत थी, परेशानी थी पैसे को लेकर, तो फिर हमने हाँ कर दी और हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबह में मैं जाती थी, 8 बजे पहुँच जाती थी, और शाम को 3 बजे छुट्टी होती थी, तो मैं घर पे आती थी। सुबह का काम मैं फटाफट करके जल्दी से अपना तैयार होके स्कूल जाती थी। फिर जब मैं शाम को आती थी, क्योंकि मैं घर की बहू थी, तो मैं अपने सास का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। उसके बाद मुझे घर का पूरा काम भी करना पड़ता था। ऐसे-ऐसे चलता रहा, ऐसे-ऐसे चलता रहा। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, और जब मेरी तबीयत खराब हो गई, तो उस दिन मैं स्कूल, मुझे 8 बजे जाना था, उस दिन मैं
9:30 बजे स्कूल पहुँची क्योंकि मेरी तबीयत उस दिन जाने का मन नहीं था, लेकिन मेरे पास बहुत मजबूरी थी। फिर मुझे जाने में थोड़ा-सा लेट हो गया और जब मैं स्कूल पहुँची वहाँ पे, तो जो वहाँ के प्रिंसिपल था उसने बुलाया कि मैडम आप यहाँ आइए। मैंने कहा सर क्या हुआ, क्या बात है? बोले कि यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे आप साइन कीजिए। अगर जो यहाँ पे हमारे यहाँ के एक नियम है कि जो यहाँ पे लेट में आता है, वो साइन करता है, उसका 1 दिन का वेतन कट जाता है। तो मुझे बहुत दुःख हुआ कि इतना दिन से मैं पढ़ा रही हूँ और 1 दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, तो 1 दिन का वेतन काट रहे हैं। ये कैसे मतलब मुझे मेरे समझ में कुछ नहीं आया और मैं तुरंत वहाँ से मैंने ना साइन की, ना मैं कुछ बोली, मैं वहाँ से तुरंत मैं अपने घर पे चली आई और मैं खूब रो रही थी। मेरी मम्मी का फ़ोन आया, बोली बेटा क्यों परेशान हो तू इतना क्यों रो रही है? मैंने कहा कि मम्मी ऐसी-ऐसी बात हो गई है, मैं क्या करूँ मैं स्कूल छोड़ के चली आऊँ, मेरा दिमाग काम नहीं किया और मैं स्कूल छोड़ के चली आऊँ, मुझे वहाँ पे नहीं जाना है। तो बोली ठीक है कोई बात नहीं, देखिए अगर एक रास्ता बंद होता है, दूसरा रास्ता खुल जाता है। तुम परेशान ना हो, अच्छा दिन आएगा तुम्हारा। फिर उसके बाद मैं फिर हाउसवाइफ बन गई, मैं अपना घर घर का काम-काज करने लगी और मेरे हस्बैंड बैंक में काम किया करते थे, लेकिन जिस बैंक में काम करते थे, वहाँ पे पैसे बहुत कम मिलते थे क्योंकि प्राइवेट बैंक थी, तो उतना पैसे नहीं मिलते थे कि हमारे घर का खर्च चल पाए। हम सुल्तानपुर में फिर हम गाँव से आकर सुल्तानपुर में रहने लगे और हम किराए के मकान में रहते थे और हमको किराया भी देना होता था, दूध का भी, राशन का मतलब सब कुछ करना होता था और उसमें नहीं चल पाता था। फिर इत्तेफाक से सुल्तानपुर में एक नई बैंक आई, उस बैंक का नाम था फुलरटन इंडिया। फिर उस बैंक में हमारे हस्बैंड का सिलेक्शन हो जाता है और उसका इंटरव्यू देने के लिए हमारे हस्बैंड जाते हैं लखनऊ में इंटरव्यू देने। सुबह की 7 बजे की ट्रेन होती है, मैं सुबह में जल्दी-जल्दी नाश्ता बना के टिफ़िन में पैक कर देती हूँ और उस टाइम इतनी हमारी आर्थिक स्थिति हमारी इतनी ज़्यादा खराब थी, इतनी ज़्यादा खराब थी कि ना तो मेरे हस्बैंड के पास कोई मोबाइल था, ना तो मेरे मेरे पास कोई मोबाइल था। उनके साथ उनके एक मित्र और जा रहे थे इंटरव्यू देने के लिए, उनका नाम है अमित श्रीवास्तव, मैं लेना चाहूँगी। उन्होंने हमारा बहुत मदद किया था। जो कि कादीपुर से है, तो वो उनके साथ जा रहे थे। उनके पास एक नोकिया का छोटा-सा उस टाइम छोटा मोबाइल चलता था 1110 कुछ ऐसा मोबाइल था, उनके पास एक छोटा-सा नोकिया का मोबाइल फ़ोन था और मेरे हस्बैंड ने मुझे ₹1 का सिक्का दिया क्योंकि उस टाइम मार्केट में एक डिब्बा वाला फ़ोन चलता था, उसमें 1 सिक्का डालो तो 1 मिनट बात होती थी। तो मेरे हस्बैंड ने ₹1 का सिक्का दिया और बोले कि मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे इंटरव्यू है, अगर मौका मिलेगा तो मैं आज आ जाऊँगा, नहीं तो कल आ जाऊँगा। मतलब एक बार फ़ोन से बात कर लेना, जैसे स्थिति होगी मैं शाम को बता दूँगा, आप 5 बजे आके फ़ोन कर लेना। फिर मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, पूरा दिन बीत जाता है, जब 5 बजता है तो मैं मार्केट जाती हूँ बात करने के लिए कि कैसे क्या है, एक बार मैं हाल-चाल ले लेती हूँ अपने हस्बैंड का। फिर जब मैं मार्केट जाती हूँ, तो वहाँ पे जो सिक्का वाला फ़ोन है, मैं वहाँ पे सिक्का डालती हूँ, नंबर मिलाती हूँ और जब नंबर मिलाती हूँ, तो वहाँ पे वो सिक्का फँस जाता है फ़ोन में और जैसे ही सिक्का फँसता है, जैसे लगता है कि वो सिक्का नहीं मेरी जान फँस गई, उसमें लगता है कि मेरी जान अटक गई और मैं रोने लगी कि अब मेरे हस्बैंड से बात कैसे होगी? अब मैं क्योंकि जहाँ पे हम जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे कोई नहीं रहता था, हम अकेले रहते थे, जहाँ पे जिस किराए के रूम में रहते थे, किसी मकान मालिक वहाँ पे नहीं रहता था, हम ही रहते थे और हमको बहुत डर लगता था, रात में हम अकेले रहते थे। हम सोचे पता नहीं मेरे हस्बैंड आ पाएँगे कि नहीं आ पाएँगे, तब एज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो जब हमारी बात नहीं होती है, मैं रोने लगती हूँ कि हमारा सिक्का उसमें फँस गया और हमारे पास दूसरा सिक्का नहीं था बात करने के लिए। तो फिर मैं जो वो मालिक था, जो जिसका वो डिब्बा वाला फ़ोन था सिक्का वाला, जो मालिक था वो घर के अंदर था, वो अपने घर की जो उसकी मम्मी या पत्नी किसी के साथ अंदर बैठा था, कुर्सी पे बात कर रहा था। फिर मैं अंदर चली गई, उसके कमरे में मैं अंदर चली गई। हमने कहा देखिए भैया जो आपका फ़ोन है उसमें हमारा ₹1 का सिक्का फँस गया है और मुझे अपने हस्बैंड से बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझे हाल-चाल लेना है और वो भी ऐसा था कह रहा मैडम सिक्का आपका फँसा है, आपकी गलती है, हम क्यों पैसा दें? अरे हम पीछे उसके पड़ गए, हमने कहा नहीं भैया आपके फ़ोन में सिक्का फँसा है हमारा, आप रोज़ शाम को चाबी से खोल के आप सिक्का निकालते हैं, आप ₹1 का सिक्का अपने जेब से दीजिए, हमको अपने हस्बैंड से बात करनी है। फिर उससे मैं सिक्का लेकर छोड़ी और उसने ₹1 का सिक्का दिया, फिर हम अपने हस्बैंड से बात करें, फिर मेरे हस्बैंड बोले कि आप परेशान मत होइए, अभी मैं ट्रेन 6 बजे की ट्रेन है शाम की और अभी मैं 9 फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, फिर फुलरटन इंडिया में काम शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो बैंक बंद हो जाती है, फुलरटन इंडिया जो बैंक थी सुल्तानपुर में, उस बैंक में घाटा आ जाता है और वो बैंक बंद हो जाती है।
फिर मेरे हस्बैंड के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने अपनी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोली, 40 लाख रुपए लगाकर बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोली। और दुकान तो कुछ दिन बहुत अच्छे से चला, बहुत बढ़िया से चला, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन सोचिए हमारी जो दुकान थी, दुकान के बगल एक दुकान और खुल गई। जब दुकान खुल गई तो हमारे जो दुकान के ग्राहक थे वो धीरे-धीरे कम होने लगे, धीरे-धीरे कम होने लगे। फिर हमारी दुकान घाटे में जाने लगी और जो स्थिति थी बद से बदतर हो गई। मतलब इतना स्थिति खराब हो गई कि हम एक-एक रुपए के लिए मोहताज हो गए। मैं अपनी रियल बात बता रही हूँ, एकदम मैं सच्चाई बता रही हूँ कि कभी-कभी ऐसा नहीं होता था हमारे घर में कि 1 रुपया नहीं होता था कि हम मार्केट से लाकर 1 रुपए पाउच वाला मसाला लाकर हम घर में सब्जी बना लें और हम खा लें। ऐसा नहीं होता था, हमारे पास 1 रुपए नहीं था, हम सलाद से खाकर, रोटी खाकर अपना जीवन बिताते थे। इतना चैलेंज हमारे ऊपर आया था क्योंकि ऑलरेडी 40 लाख रुपए लेकर बिल्डिंग मटेरियल का दुकान खोले थे और पूरा चुका भी नहीं पाए थे। कुछ दिन अच्छा चला था, लेकिन उसके बाद जब घाटे में आ गए तो पूरा पैसा भी नहीं चुका पाए थे और हमारी स्थिति बद से बदतर हो गई। फिर 2016 में जब एआरसीएम बिज़नेस आया और हमारे ग्रेट अपलाइन थे, जो कि हमारे अपलाइन महेंद्र शुक्ला थे। और हमारे मैं अपलाइन की बात करूँ तो हमारे जो ग्रेट अपलाइन हैं, मिस्टर राकेश शर्मा सर जी, मैं उनका बहुत-बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ कि सर से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और जब भी बात होती है बहुत मोटिवेशन देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। कभी भी कोई दिक्कत होती है तो हम फ़ोन करते हैं और हमको बताते हैं। हमारे ग्रेट अपलाइन प्रमोद गुलाटी सर जी हैं, उनसे भी बात होती है, मैं उनको धन्यवाद करती हूँ और प्राउड फील करती हूँ कि हमारे ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े अपलाइन हैं। हमारे अपलाइन शैलेंद्र ज़िंदा सर जी हैं, मैं उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे अपलाइन सुरेश यादव सर जी हैं, संतोष पाठक सर जी हैं, रमेश चंद्र प्रजापति सर जी हैं और डीके सर जी हैं। मैं अपने सभी अपलाइन का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमको यहाँ तक पहुँचाने में, आज मैं पर्ल टीम पे हूँ, यहाँ तक पहुँचाने में मेरे अपलाइन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक आज पहुँची हूँ। तो उस टाइम जब महेंद्र शुक्ला सर ने मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन किया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ये कंपनी का प्लान है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। तो सर ने अवॉइड कर दिया, सोचे ऐसे ही होगे। तो सर ने कहा कि आप 1 घंटा हमारी दुकान पे बैठ के वेट कीजिए, मैं कहीं पे हूँ अभी 1 घंटे बाद आऊँगा। फिर महेंद्र शुक्ला सर इंतज़ार करते रहे, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, जब 2 घंटा बीत गया, तब मिश्रा जी मेरे हस्बैंड वहाँ पे पहुँचे और जब पहुँचे आरसीएम का प्लान दिखाए, सब कुछ बताए और तुरंत ही मेरे हस्बैंड ने अपनी आईडी लगवाई, उसी दिन सेम डे मेरी भी आईडी लगवाई। और आईडी लगवा दिए, फिर काम करना स्टार्ट कर दिया आरसीएम में। जब काम करना चालू कर दिया और मुझे बताया भी नहीं कि हाँ, हम आरसीएम बिज़नेस कर रहे हैं और आपकी भी आईडी लगवा दिए हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरे हस्बैंड जो थे 32 कंपनियों में जुड़ चुके थे और बहुत सारी कंपनियों में मेरा पैसा भी डूब गया था और मेरा एक विश्वास उठ गया था और इनको मैं बहुत मना कर रही थी कि कहीं भी कोई भी हो, आप किसी भी कंपनी में आपको जुड़ना नहीं है। इसलिए वो मुझे नहीं बताए। ऐसे-ऐसे 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, फिर तीसरा महीना लगा और एक दिन मुझे कोई इमरजेंसी आ पड़ी घर पे और मैं बार-बार सर के पास फ़ोन लगा रही थी, मिश्रा जी के पास मैं बार-बार फ़ोन लगा रही थी और मेरा फ़ोन नहीं पिक कर रहे थे, नहीं उठा रहे थे। मैं बार-बार लगा के परेशान हो रही थी। करीब 1 घंटा बीत गया, जब फ़ोन नहीं उठा तो मैं सोची क्या बात है, ऐसा कभी नहीं होता था कि मिश्रा जी मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे, ऐसी क्या बात हो गई? तो हम सोचे कि दुकान पे क्योंकि ऑलरेडी हमारी दुकान चल रही थी, तो हम सोचे दुकान पे होंगे और जो दुकान की दूरी थी मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी थी। मेरे जहाँ हम रहते थे और जो हमारी दुकान थी वहाँ से 2 किलोमीटर पे दुकान था। फिर हम सोचे कि पता नहीं क्या बात है, कैसी बात है? फिर मेरा जो छोटा वाला बच्चा था वो 6 महीने का था और जो मेरा बड़ा बच्चा था वो 4 साल का था। तो फिर हमने एक बच्चे को हाथ में पकड़ाया और एक बच्चे को गोद में लिया और मैं घर से पैदल निकल पड़ी। शाम को करीब 6-7 बज रहे थे, अँधेरा भी हो रहा था लेकिन मेरे पास मजबूरी थी। मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे हस्बैंड फ़ोन नहीं उठा रहे थे। जब से मैं उनके साथ हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरे मन में गलत-गलत सवाल आ रहे थे कि ऐसा क्या बात है कि नहीं उठा रहे। जब मैं दुकान पे पहुँचती हूँ, दुकान पे मैनेजर बैठा था, मैं उससे पूछती हूँ कि भैया मिश्रा जी कहाँ गए? तो बोले कि डीके सर के यहाँ गए हैं, उनकी कोई मीटिंग है। तो जैसे ही डीके सर के का नाम लिए मुझे बस डाउट हो गया कि कोई ना कोई कंपनी में जुड़ चुकी हैं क्योंकि डीके सर के साथ एक बार और काम कर चुके थे। तो तुरंत ही मेरे मन में ये डाउट हो गया, बस आज ये शाम को आए तो आज मैं इनको बताती हूँ।
तो फिर मैं दुकान से घर चली आई और जैसे ही शाम को ये घर पहुँचे, मैंने ना इनको पानी दिया, ना मैंने कुछ इनसे कुछ नहीं पूछा, बस मैं इनसे झगड़ा करना स्टार्ट कर दी कि ये बताइए अब क्या बचा है? कुछ बचा नहीं है। अब हम लोग को हमको और मेरे बच्चे को रोड पे ले लाकर बिठा दोगे, बस कटोरा लेकर हम भीख माँगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों में हमारा पैसा डूब गया है और इसमें भी डूबने वाला है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये बिना पूँजी का बिज़नेस है। मुझे कुछ पता ही नहीं था उस टाइम आरसीएम के बारे में और उस टाइम फिर ये हमारे ग्रेट अप्लायंस संतोष पाठक सर जी हैं, उनसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो कहे कि एक बार हमारे अपलाइन है, उनसे बात कर लीजिए। फिर हमको फ़ोन दिए संतोष पाठक सर जी का और वो समझाने लगे, मैडम सुनिए, ऐसे मतलब वो बोल ही रहे हैं, लेकिन मैं उनका एक नहीं सुन रही है, मैं सुन रही हूँ, मैं सिर्फ़ उनको अपना सुना रही हूँ। मैं उनको इतना बुरा भला जबकि वो मेरे अपलाइन में मैं अभी भी उनसे क्षमा माँगती हूँ। अभी भी जब भी मैं मेरी बात होती होती है तब मैं उनसे क्षमा माँग लेती हूँ, क्योंकि मैंने उनको अपनी लाइफ़ में जितना बुरा भला मैं उनको बोली हूँ, शायद मैं किसी को बोली हूँ। तो मैंने उनको इतना बोला कि देखिए आप मेरे हस्बैंड को फँसा रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं? आपको क्या मेरे परिवार से दुश्मनी है? मैंने उनको इतना बोला कि वो मैं उनकी बात सुनने के लिए मैं तैयार ही नहीं थी। उसके बाद वो फ़ोन रख दिया और मेरी और मेरे हस्बैंड से इतना लड़ाई हुई, इतना झगड़े हुए कि बस आपको काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। मतलब ये मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रही थी। बहुत झगड़ा हुआ, हम दोनों उस रात खाना नहीं खाए, मतलब अलग-अलग कमरे में सोए। ये इतना तक झगड़ा हो गई कि हम अलग-अलग रूम में सोए और हम खाना नहीं खाए। लेकिन इत्तेफ़ाक की बात देखिए कि अगले दिन यहाँ पे डीडीडब्ल्यू का प्रोग्राम था सुल्तानपुर में और हमारे 4 महागुरु आए थे यहाँ पे, जो कि सुरेश यादव सर जी थे और हमारे ग्रेट अप्लाई रमेश चंद्र प्रजापति सर जी थे और संतोष पाठक सर जी थे और डीके सर जी थे। तो कहे कि मिश्रा जी सोचे कि बहुत बढ़िया मौका है, मैडम हमारी समझ नहीं रही हैं, आज हम अपने घर पे अपने अपलाइन को ले जाएँगे, शायद वो समझ जाएँ। तो क्या हुआ, जैसे भी यहाँ प्रोग्राम खत्म होता है सुल्तानपुर में, फिर जब खत्म होता है तो यहाँ पे घर पे जब लाने के लिए वहाँ से तैयार होते हैं, तो मेरे पास फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि अर्चना आज मैं घर पे अपने महागुरुओं को लेकर आ रहा हूँ, चाय-नाश्ता तैयार करके रखना और हमारे घर पे महागुरु आ रहे हैं। तो देखिए एक संस्कार होती है हम लोग के कि कहते हैं कि मेहमान जो होते हैं भगवान होते हैं, तो हम सोचे कि हमारे घर पे अपलाइन आ रहे हैं, तो मैं चाय-नाश्ता जल्दी-जल्दी फटाफट मैं तैयार करके रख दी और जब घर पे आए हमारे 4 महागुरु, तो कहते हैं कि जो हमारे बड़े होते हैं, हम उनसे कुछ जवाब सवाल नहीं कर सकते हैं, हमारा एक संस्कार है हम उनको पहले सुनें। तो जब हमारे घर पे आए और बारी-बारी करके सुरेश यादव सर जी और रमेश चंद्र प्रजापति सर जी और संतोष पाठक सर जी और हमारे डीके सर जी, एक-एक करके आधा घंटे हमको सुरेश यादव सर जी ने समझाया, आधा घंटा संतोष पाठक सर जी ने समझाया, आधा घंटा प्रजापति सर जी ने समझाया, आधा घंटा पाठक सर ने समझाया, आधा घंटा डीके सर ने समझाया और जब मैं सुन रही थी, समझती गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सुन रही थी, बता रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपने मन में एक ही चीज़ सोच रही थी कि ये जो चारों महागुरु हमारे घर पे आए हैं, ये चारों महागुरु गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, जो कि इनको कोई ज़रूरत नहीं थी पार्ट टाइम में आके बिज़नेस करने की, कि अगर इनको कुछ नहीं मिलता तो ये क्यों करते? मतलब मैं सुनते गई, जब मैं सुन ली अपने गुरुओं की बात जब मैं सुन ली, तो सबसे पहले मैंने एक ही सवाल उनसे पूछा कि सर जी इसमें पैसा कितना आएगा? सर जी इसमें पैसा कितना मिलेगा? तो सुरेश यादव सर जी ने मुझे याद है उस टाइम सबसे पहली बार सुरेश यादव सर जी ने पूछे, "एक चीज़ ये बताइए आपको कितना चाहिए?" देखिए, इससे पहले मेरे हस्बैंड प्राइवेट बैंक में जॉब करते थे और हमने इतना ज़्यादा पैसा देखा नहीं था। जो पाते थे 8-10 हज़ार रुपए, तो मुझे वही मेरे दिमाग में फिक्स था। तो मैंने सुरेश यादव सर जी से मैं बोली कि सर अगर 10,000 रुपए महीने मिल जाते हैं, तो अभी हमारे घर का जो खर्च है, क्योंकि अभी बच्चे पढ़ते नहीं हैं, छोटे हैं, तो घर का खर्च आराम से चल जाएगा। अगर 10,000 रुपए महीने अगर मिल जाता है आरसीएम से। तो सर ने उस टाइम ये शब्द बोले थे कि आप 10,000 रुपए कमाने के लिए पैदा नहीं हुई हैं, आप लाखों रुपए कमाने के लिए पैदा हुई हैं। बशर्ते आपको अपने अपलाइन की बात को मानना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और जैसा अपलाइन बताते हैं आपको आँख मूंद कर उसी राह पे चलना पड़ेगा, तो आप 10,000 नहीं आप लाखों रुपए महीने कमाएँगे। हमने पूछा सर क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? सर ने हमको बारी-बारी से बताया कि आप
आपके जितने रिश्तेदार हैं, जितनी आपकी सहेलियाँ हैं, जितने जान पहचान वाले हैं, आप उनका एक लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट तैयार कीजिए और सबसे बात कीजिए जितना आप कर सकती हैं। और दूसरी बात, आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है कि आपके हस्बैंड सुबह जब निकल रहे हैं, तो आप उनको हँसी-खुशी नाश्ता पानी करा के हँसी-खुशी भेजना है, क्योंकि वो घर से जब खा पी के जाएँगे, खुश होकर जाएँगे, तो फील्ड में बहुत अच्छे मन से काम करेंगे, क्योंकि वो काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, अपने परिवार के लिए काम करेंगे। अगर वो उनका मूड अच्छा रहेगा, तो बहुत अच्छे से काम करेंगे। आपको सबसे पहले ये करना है कि सुबह में खाना-पीना उनको खिला के एकदम खुश होके खुशी से उनको भेजना है, और जब शाम को आए, तो उनको बड़े आदर-सत्कार के साथ उनको गेट खोलना है, उनको खाना-पानी देना है। आपको पहली बात तो ये करना है अपने हस्बैंड के साथ। दूसरी चीज़, उनको रोक-टोक नहीं करना है कि वो फील्ड में कहाँ जा रहे हैं, सेमिनार में कहाँ जा रहे हैं, होम मीटिंग, ओपन मीटिंग, कहीं भी कोई भी मीटिंग में जा रहे हैं, आपको रोक-टोक नहीं करना है, और आपको जो मैं बता रहा हूँ, उसको करना है। उसके बाद फिर मैं सब नोट करती हूँ, सब लिखती हूँ। उसके बाद हमारे गुरु चले जाते हैं हँसी-खुशी, हमारे बहुत खुश होकर, मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ, और हमारे गुरु भी खुश होकर हमारे घर से चले जाते हैं। उसी टाइम मेरी मम्मी का फ़ोन आता है, कहती बेटा बहुत जब मैं बात कर रही थी, तो बोली बेटा बहुत तुम खुश लग रही हो, आज क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया तुम बहुत खुश हो? हमने कहा कि मम्मी ऐसी-ऐसी बात है, ऐसी कंपनी है आपकी की, ऐसे हमारे महागुरु आए थे और हमको समझा के गए हैं मम्मी, अब मुझे यही करना है, क्योंकि हमारी लाइफ अभी तक जो थी बहुत बद से बदतर थी, लेकिन अपनी लाइफ को अब अच्छे से बनाना है और अपने सपने को पूरा करना है। हमने गरीबी बहुत देखा है, अब हमको अमीरी दुनिया में आना है। तो बोली मम्मी मेरी मम्मी बोली कि तुमको एक बार में विश्वास हो गया, महागुरु आके बता के चले गए और तुमको यकीन हो गया। हमने कहा मम्मी मुझे 100% नहीं, 1001% यकीन हो गया। हमको अगर हमारी कंपनी आरपीएम गलत भी होती है, तो हम इतना काम करेंगे, अगर कंपनी गलत भी हुई, तो हम एक दिन सही साबित कर देंगे। मम्मी कही कि अगर तेरा भरोसा पक्का है, तो ठीक है, तू बहुत आगे जाएगी, और सही है कि मेरी मम्मी की बात सही हुई, और उसी दिन से हमने अपना काम शुरू स्टार्ट कर दिया, और हमने अपने हस्बैंड से कोई रोका-टोकी कुछ भी नहीं, मतलब वो कहाँ पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, 2 दिन पे आ रहे हैं या 3 दिन पे आ रहे हैं या 4 दिन पे आ रहे हैं, मतलब जिले से बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं रोका-टोका, और अपनी तरफ से जो भी, जैसा कि हमारे अपलाइन ने जो भी हमको बताया था, कहा जाता है कि हमारा जो ये आपके बिज़नेस है, इसमें अपलाइन का, जैसा कि राकेश सर जी कहते हैं कि इसमें 90% जो होता है अपलाइन का रहता है। तो सही बात है, कहा जाता है कि अगर एक बार डाउन लाइन चली जाए, तो हम फिर से खड़ा कर सकते हैं। अगर अपलाइन हमारे साथ में है और डाउन लाइन चली जाए, फिर भी हम बिज़नेस को खड़ा कर देते हैं। बहुत चैलेंज आए, बहुत संघर्ष आया, बहुत चैलेंज आए, ऐसा-ऐसा मुश्किल आया कि हमने सबको एक तरफ, सारी समस्या एक तरफ, लेकिन आरसीएम एक तरफ। हम जब निकलते थे उस टाइम, जब शुरू-शुरू में हम बिज़नेस में जुड़े थे और प्रोडक्ट अपने मोहल्ले में ले जाकर अपने परिचित को, जिसको भी शहर में ले जाकर देते थे, और जब हम निकलते थे बैग में सामान लेकर, सब हँसते थे, हम पे हँसते थे, और मैं किनारे जाकर सोचती थी, एक ही चीज़ सोचती थी कि क्या यही दुनिया है? क्या ऐसी ही दुनिया होती थी? मैं अपने मन में सोचती थी कि क्या ऐसी ही दुनिया होती है? लोग जब हँसते थे, तो अपने दिल में मैं एक ही चीज़ सोचा करती थी कि ये असली हँसी नहीं है, ये असली खुशी नहीं है। असली खुशी तो तब होगी जब हम कुछ करके दिखाएँगे, कुछ नाम करके दिखाएँगे, असली हँसी उसको कहते हैं। और हमने काम करना स्टार्ट किया, और जो हमारे बस का होता था, हम करते थे, पूरा अपना 100% देते थे, क्योंकि कहा जाता है कि हाउसवाइफ को बहुत काम रहता है। मैं हाउसवाइफ हूँ, और भी हमारी तमाम बहनें जुड़ी हुई हैं। सुबह का जो काम रहता है, नाश्ता-पानी, खाना-पानी, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, मतलब बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन हमारे पास जो समय बचता था, मैं अपने समय को सोकर नहीं गुज़ारती थी, टीवी सीरियल देखकर नहीं गुज़ारती थी। जो भी हमको समय मिलता था, मैं अपना सारा 100% आपके बिज़नेस में देती थी। यहाँ तक कि मोहल्ले में जो महिलाएँ मेरी बात को नहीं सुनती थी, जो महिलाएँ मेरे प्रोडक्ट को नहीं लेती थी, मैं उनसे नाता तोड़ देती थी, मैं उनसे बात ही नहीं करती थी। अगर जो
मेरी मेरा प्रोडक्ट नहीं ले सकती हैं और मेरी बात को समझ नहीं सकती, वो मेरी सहेली नहीं हो सकती, मेरी परिचित नहीं हो सकती, मेरी कुछ नहीं हो सकती। उस टाइम बहुत चैलेंज आया था, लेकिन हमने सारे चैलेंज को पार किया और काम करते गए और एक टाइम ऐसा आया कि 2018 अगस्त में हमको मसूरी टूर का मौका मिला, जो कि हम सबके ग्रेट अप्लाई राकेश शर्मा सर जी द्वारा वो टूर दिया गया था और वहाँ हम टूर पे जब गए और वहाँ पे हमारा दिमाग, दिल, किडनी, गुर्दा, फेफड़ा इतना अच्छे से खुल गया जब वहाँ पे, क्योंकि हम हाउस वाइफ थे, हमारा जो दुनिया थी घर तक सीमित थी और हमारे यहीं जिले तक सीमित थी। लेकिन जब मैं मंसूरी टूर पे गई और वहाँ पे जब हम सफायर, रूबी, स्टार रूबी, एमराल्ड स्टार एमराल्ड, वहाँ पर हमारी मैम पूजा अरोड़ा भी थी और वहाँ पे जब हम सब मिले सबके साथ, वहाँ पे हमने खाना खाया, लंच किया, डांस किए, हम लोग मॉल रोड पे घूमने गए और हमको इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया, इतना आनंद आया और मैं बता नहीं सकती कि मुझे इतना उस टाइम अच्छा लगा था। और वहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था और मैं वहाँ पे सफायर को सुनी, स्टार रूबी को सुनी और मैंने सबको अपने अपलाइन को सुना और मैं जैसे जैसे मैं सुनती गई और हमारा दिमाग ऐसे ऐसे खुलता गया और मैं सोच ही रही थी कि अब अपने दिल में एक मैं वादा कर रही थी कि अब मेरे को कुछ करना है, क्योंकि मैं अभी तक हाउस वाइफ थी और मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन मुझे अपनी ऐसी पहचान बनानी है कि मुझे भी दुनिया जाने और मुझे ऐसा अपना सपना पूरा करना है, क्योंकि अभी जो मुझे मेरी जरूरत होती है, जैसा कि कल्याणी मिश्रा मैम कहती हैं कि पहले अगर हमको लिपस्टिक भी लेनी पड़ती थी तो मुझे अपने हस्बैंड से मांगना पड़ता था, क्योंकि कोई भी कुछ भी लेना, कपड़े लेना हो, सैंडल लेना हो या लिपस्टिक लेना हो तो हस्बैंड के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन कल्याणी मिश्रा की बात, मैम की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज हम अपनी जरूरत भी पूरा करते हैं और जरूरत पे अपने हस्बैंड को भी जो है देते हैं पैसे, उनका भी सपोर्ट करते हैं। तो एक प्राउड फील होता है अपने हम महिलाओं के ऊपर कि हम भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं और अपने सपनों को जी सकते हैं और पूरा कर सकते हैं, अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं और अपने बच्चों के सपने पूरा कर सकते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ, मंसूरी टूर में जब वहाँ पे हमारा दिलो दिमाग सब खुल गया और हमने अपने मन में एक वादा किया कि अब अर्चना तेरे को बस यहीं तक नहीं रहना है, कि घर की चार दीवारी से और अपने जिले सुल्तानपुर से बाहर निकलना है और कुछ ऐसा करना है कि हमको भी दुनिया जाने। और वहां से निकलने के बाद जब मैं मसूरी गई थी तो मैं काम तो बहुत कर रही थी, लेकिन उस टाइम मेरा कोई भी लेख ठीक ठाक नहीं चल रही थी और उतना, क्योंकि मुझे तब उतना नहीं आता था, क्योंकि मैं और सबको नहीं सुनी थी, क्योंकि बड़े बड़े अपने अपलायंस को, सफायर को मैंने नहीं सुनी थी, स्टार रूबी को मैंने नहीं सुनी थी, स्टार एमराल्ड एमराल्ड को मैंने नहीं सुनी थी। और वहां पे सुनने के बाद मुझे इतना, मतलब इतना समझ में आ गया और वहां से निकलने के बाद जब मैं वहां पे आई तो मेरा डायरेक्ट जो पहली पिन आई ओपनर की आई, क्योंकि अगस्त में हम आए थे और सितंबर में मेरी ओपनर पिन आ गई। हमने इतना मेहनत किया कि हमारी ओपनर पिन आई। उसके बाद सितंबर के बाद नवंबर में मेरी ईगल की पिन आई और उसके बाद हमारी जाके जनवरी में रनर पिन आई और मार्च आते आते मेरी स्टार पिन आ गई। सोचिए मैं मंसूरी गई थी 2018 में और 2019 मार्च आते आते मेरी स्टार पिन आ गई। सोचिए वहां जाने से मुझे इतना, मतलब जो मुझे विजन मिला और जो मुझे वहां से, मतलब मुझे एक दुनिया दिखी और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिखा कि हाँ मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकती हूँ। और जब मेरा स्टार पिन आया तो मेरा और कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि मैं यहाँ पे और आगे जा सकती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ मैंने रोज निकलना स्टार्ट किया और रोज काम करना शुरू किया। घर का काम मैं जल्दी जल्दी निपटा देती थी, जल्दी जल्दी करके और अपना मैं फील्ड में निकल जाती थी। जो भी होता था, मैं यही एक चीज और बताना चाहूंगी महिलाओं के लिए कि जो भी हमारी बहनें हैं वो रोज काम करे, होम मीटिंग, ओपन मीटिंग, रोज घर से निकले। जो भी हाउस वाइफ हमारी महिलाएं हैं अपना घर का काम फटाफट पूरा करे। जैसे कि डीसी सर ने जो मंच दिया है 1 बजे का, जो कि पहले हमारी महिलाएं घर में सोती थी, टीवी सीरियल को देखती थी जो भी मौका मिलता था और जो मौका मिलता था पास पड़ोस की महिलाओं से गप्पे लड़ाती थी। आज वो सब कुछ बंद हो गया है। जैसे ही 1 बजता है हमारी महिलाएं यहाँ पे जुड़ जाती हैं इस मंच में और मैं देखती हूँ कितना महिलाएं हमारी बोलना सीख रही हैं
और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि डीसी सर ने एक हम लोग को पंख दे दिया है आसमान छूने का और हम लोग छू कर दिखाएंगे। तो फिर जब मैं स्टार पिन आई तो फिर हमने और आगे बढ़ने की सोची और मुझे पता था कि मैं और आगे बढ़ सकती हूँ। अभी तो हमारी स्टार पिन आई है और मैं अब रॉयल्टी पे मुझे जाना है। तो हमने जब कहता है आदमी कि जब कुछ टारगेट बना लेता है और अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। कहा जाता है कि लहरों के साथ तो हर कोई आगे बह जाता है पर लहरों को चीर कर जो आगे बढ़ता है वही विजेता कहलाता है। तो हमने एक टारगेट बनाया अपना, जहां मैं सोती थी वहां पे मैंने एक टारगेट बनाया कि 2019 में हमारी स्टार पिन आई है, लेकिन 2019 में सितंबर में मैं रॉयल्टी पिन लेकर रहूंगी और हमने वहां पे चिपका दिया लिख कर की 2019 सितंबर रॉयल्टी पिन। और हमने इतना मेहनत की, इतना संघर्ष किए कि 2019 सितंबर आते आते मेरी रॉयल्टी की स्टार गोल्ड पिन आ गई और मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था और आगे बढ़ गया और मेरे अंदर से और एक जोश और जुनून जा गया कि अब अर्चना, अब तुम्हारी स्टार गोल्ड आई है, अब तू और आगे जा सकती है। और हमने एक फिर और टारगेट बना लिया अपने बेडरूम में, अपने किचन में एक टारगेट चिपका लिया कि इस बार मेरे को स्टार प्लेटिनम पिन पे जाना है। उसके बाद 2020 आते आते मार्च में मेरी स्टार प्लेटिनम पिन आ गई और जब स्टार प्लेटिनम मेरी पिन आई तो मैं और आगे का सोचने लगी कि जब मैं स्टार आ सकती हूँ, उसके बाद मैं रॉयल्टी आ सकती हूँ, उसके बाद मैं स्टार प्लेटिनम भी आई, उसके बाद मैं टेक्निकल क्यों नहीं आ सकती हूँ। कुछ चीज आदमी कहता है मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। अगर हम चाह ले तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर हमने एक टारगेट बनाया और चिपका दिया अपने बेडरूम में, अपने किचन में, जहाँ पे मेरा ज्यादा काम होता था मैं वहीं पे चिपका देती थी लिख के कि 2021 टेक्निकल पिन। उसके बाद जब मैं वहां पे चिपका दिया, मैंने अपने व्हाट्सएप पे लिख दिया कि 2021 टारगेट टेक्निकल। उसके बाद जब 2021 आया तो हमने फिर, क्योंकि 3 महीने में कंटिन्यू मेंटेन करना होता है स्टार प्लेटिनम की पिन, जैसे 8% रॉयल्टी। फिर उसके बाद हमने 2021 में जून से स्टार्ट किया। जून में हमारी स्टार प्लेटिनम आई 8% रॉयल्टी। फिर जुलाई में स्टार प्लेटिनम मतलब 8% रॉयल्टी आई। फिर हमारा जुलाई के बाद अगस्त में 8% रॉयल्टी आई। उसके बाद मैं टेक्निकल रिसीवर बन गई। फिर सितंबर में मेरा हो गया पर्ल पिन आ गई मैं। और जब लास्ट डेट था सर्वर नहीं चल रहा था और मेरा करीब 15 या 20 हजार से मेरा रुका हुआ था और सर्वर डाउन था, चल नहीं रहा था और रात के 12 बज गए और मैं इतना परेशान थी, इतना परेशान थी। मैं फोन कर करके जो हमारे सहयोगी साथी हैं, जो हमारे अप्लाई हैं, मैं मतलब मेरा जब पर्ल पिन थी मैं डे 1 से मतलब सितंबर 1 तारीख से मैंने अपना लक्ष्य तो बनाया ही था पर अपनी टीम का भी एक लक्ष्य मैं बना ली थी कि मेरे टीम के इस आदमी को हमको इस पिन पे ले जाना है, किसी को बिगनर ले जाना है, स्टार्टर पे ले जाना है, ओपनर ले जाना है, ईगल ले जाना है, रनर ले जाना है, विनर ले जाना है, स्टार ले जाना है, रॉयल्टी ले जाना है। मैंने सबका टारगेट बना लिया था अपनी डायरी में और मैं सबको लगातार करीब मैं एक दिन में 100 फोन 200 फोन मैं करती थी। और जब मैं रात को खाना पीना मैं जब बच्चों को खिला देती थी, मैं खा लेती थी तो मैं सोती नहीं थी। करीब मैं रात को 2 बजे सोती थी और मैं 2 बजे मैं सबका बिजनेस चेक करती थी, किसके कोर्ट पे कितना खरीदी हुई है और कितना किसका बिजनेस गया है, मैं पूरा लिखती थी डायरी में और अगले दिन मैं फोन करती थी। और मैंने ऐसे ऐसे स्टार्ट किए क्योंकि मुझे 5-5 लाख का बिजनेस करना था दोनों लेके और मुझे पर्ल पिन पे आना था। मेरे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम। तो फिर मैंने डे 1 से शुरुआत की सितंबर 1 तारीख से और लास्ट आते आते जब सर्वर डाउन हो गया तो मेरी जान ही निकल गई कि अब क्या करें। अब तो अभी हमारा 15-20 हजार से मेरा कम पड़ रहा है, अब मैं क्या करूं। फिर उसके बाद मैं 12 बजे रात में मैं प्रमोद गुलाटी सर जी के पास में फोन लगाती हूँ। हमने कहा सर जी सर्वर नहीं चल रहा है और हमारा 15 हजार से रुका हुआ है सर, मेरा चला जाएगा और पर्ल पिन नहीं हो पाएगी सर, हम क्या करेंगे सर, हमने इतना मेहनत की है, इतना हम संघर्ष किए हैं सर, अब इतने कम से हम नहीं जाने दे सकते हैं। तो प्रमोद गुलाटी सर ने कहे कि देखिए परेशान ना हो अर्चना, तुम सोइए आराम से, सुबह अभी चलेगा, कब तक चलेगा, कल 12 बजे तक चलेगा सर्वर,
परेशान मत हो, कल हो जाएगा। हमने कहा सर नींद कैसे आएगी? अभी हमारा फँसा हुआ है क्योंकि हमारा जो सपना है और मैं अभी अपने सपनों में जी रही हूँ कि मुझे पर्ल करना है, मुझे नींद कैसे आएगी? तो सर ने मुझे बहुत समझाया, उसके बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं और मेरे हस्बैंड बात करते रहे, फ़ोन करते रहे, लगातार टीम में, अपलाइन से बात होती रही, सुरेश यादव सर जी से बात हुई, रमेश प्रजापति सर जी से बात हुई, पाठक सर जी से बात हुई, डीके सर जी हमारे लगे थे एकदम साथ में कंधे से कंधा। सर अपलाइन है, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एकदम पूरा लगे हुए थे डीके सर जी। आज हमारे सभी अपलाइन की देन है कि मैं यहाँ हूँ, उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है हमारे ऊपर और हमारे जो सहयोगी साथी हैं, जो हमारे लाइफ लाइन है, उन सभी का भी बहुत सहयोग रहा और लगे रहे, जी जान से सभी लोग लगे रहे और अगले दिन सुबह में 8 बजे हमारा पर्ल पिनाई और मैं इतना खुश हुई और उसी दिन हमने एक सपना बनाया कि अभी पर्ल पिन पे आई हूँ और मैं बन गई हूँ टेक्निकल और मैं पर्ल पिन पे हूँ, लेकिन मुझे मेरे बनने से कुछ नहीं होता है। हमारी टीम में जो महिलाएँ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और पूरा साथ दे रही हैं, अभी तो हमको अपनी टीम की और हमने एक वादा किया है कि हमको अभी अपनी टीम की 100 महिलाओं को टेक्निकल बनाना है और उनको ले जाना है और महिलाएँ मेरा साथ दें तो मैं उनको टेक्निकल बनाऊँगी और साथ दे भी रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी आज यहाँ पे हर महिला को निकलना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और जैसा भी कोई भी टारगेट हो, चाहे आप छोटा टारगेट ले रही हैं या बड़ा टारगेट ले रही हैं, पहले टारगेट को अपने मन में या दिमाग में ना लें, मन के साथ दिमाग के साथ उसको एक जगह अपने चाहे बेडरूम में, किचन में कहीं भी आप अगर उसको चिपका देंगी और उसको आप सुबह-शाम देखेंगी, तो हमेशा एक याद आता रहेगा कि हाँ, हमको इसी पिन पे जाना है और हम उसपे खूब अच्छा से जम के काम करेंगे और सोचिए आज मेरे हस्बैंड अवधेश कुमार मिश्रा जी स्टार पर्ल पिन पे हैं और मैं पर्ल पिन पे हूँ। हम कपल से काम कर रहे हैं, जैसा कि पूजा मैम कहते ही कि जहाँ पे रहेंगे कपल और वहीं पे होंगे सफल। तो हम कपल के साथ काम कर रहे हैं, एकदम कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। लोग स्वर्ग की चाहत रखते हैं और आज हमारा घर भी स्वर्ग है और मुझे लगता है कि हमने उस अगले जन्म में मोतियों को दान किया था कि मुझे ऐसा पति मिला है, मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है कि वो मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं। शुरू से जब से मैं आरसीएम बिजनेस में आई हूँ, पूरी तरह से उनका सपोर्ट रहता है और हम दोनों का सपना है कि जैसे आज वो स्टार पर्ल पिन पे हैं और मैं पर्ल पिन पे हूँ और मेरा आगे का सपना बहुत बड़ी सोच है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो स्टार रूबी होंगे और मैं रूबी पे जाऊँगी और वो स्टार सफायर होंगे, तो मैं सफायर पे जाऊँगी। बहुत बड़ा सपना है, हम डायमंड तक जाएँगे और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी भाई हमारे जुड़े हैं, मैं भाइयों के लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप जुड़े हैं आरसीएम बिजनेस में, तो आप अपने घर की महिलाओं को इन्वॉल्व कीजिए, उनको जोड़िए आरसीएम से, उनको सेमिनार में ले जाइए अपने घर की महिलाओं को अगर आप उनको सेमिनार में ले जाएँगे, ज़ूम पे जोड़ेंगे, कोई भी कहीं पे भी कोई फंक्शन होता है, चाहे केतुल का प्रोग्राम हो, गामा ओरिजिनल का प्रोग्राम हो या एनिवर्सरी कहीं पे हो, आप कुछ भी मत छोड़िए, कपल के साथ जाइए, अपना टारगेट पूरा करिए, कपल के साथ जाइए। अगर आप कपल के साथ जाएँगे तभी सफल रहेंगे और जैसे आज हम कपल के साथ काम कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, आपके घर में भी खुशियाँ आएगी और सोचिए एक टाइम ऐसा था कि हम एक-एक रुपए के लिए मोहताज थे और जब हम काम करना स्टार्ट किए, ऐसे देखिए सही हो गए। तो एक टाइम ऐसा था कि हम एक-एक रुपए के लिए मोहताज थे और जब हम आपके बिज़नेस में आए 2018 में हमारी एक सिटी 100 की बाइक आई और 2020 में सुपर स्प्लेंडर बाइक आई आपके बिज़नेस से और खुशी की बात तो ये है कि 2023 में 10 लाख की कार आई मेरे घर में, वो भी मेरे नाम पे और हमने अपने पैसे की मैं ली हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आपके बिज़नेस की मेरी पहली कार आई है, वो भी 10 लाख की। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी कार लीजिए, अपने पति को गिफ्ट कीजिए, अपना तो सपना पूरा कीजिए, अपने बच्चों का सपना पूरा कीजिए, साथ-साथ में अपने पति को भी सपोर्ट कीजिए और अपने परिवार को सपोर्ट कीजिए और एक चीज़ में मुझे बताने में बहुत खुशी होगी कि मेरी जो सासू माँ है
आज उनको कोई भी ज़रूरत होती है हमारे ससुर जी की, क्योंकि वो किसान थे और अभी भी किसान हैं, तो कोई भी मेरी सासू माँ को कोई भी ज़रूरत होती है और मेरे ससुर को कोई भी ज़रूरत होती है, तो आज मुझे वो अपनी बहू नहीं मानती हैं, आज मुझे अपनी बेटी मानती हैं, क्योंकि उनको कोई भी कुछ भी लेना होता है, अगर मेरे पास ज़रा से भी मत मैं उनको अपने तरफ से मैं उनको सब कुछ करती हूँ, अगर कुछ मैं नहीं जान पाई और मुझे समझ में नहीं आता, एक बार कहती हैं तो मैं उनको ला कर देती हूँ, उससे ज़्यादा मैं देती हूँ। वो आज अपने बेटे से कुछ नहीं माँगती हैं, आज मुझसे वो कहती हैं और मैं उनको सारा सब कुछ मैं उनकी ज़रूरत पूरा करती हूँ और कहती हैं कि अर्चना मेरी आज बहू नहीं है, मेरी बेटी है। तो आप सभी महिलाएँ भी ऐसा कीजिए कि आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके सास-ससुर, आपके हस्बैंड आपके ऊपर प्राउड करें और वो सारी खुशियाँ आप हासिल करें आपके बिज़नेस से कि आज जो हमारी बहुत सारी महिलाओं के पास आई है, चाहे कल्याणी मिश्रा मैम हो, पूजा अरोड़ा मैम हो, नूतन मैम हो, संध्या मैम हो, सरोजनी मैम हो, बहुत सारे मैम के घर में आई हैं, वो सब आपके घर में भी आएगी जैसी हमारे घर में आई है। और मैं 2 लाइन के माध्यम से अपनी बात को खत्म करती हूँ कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जय आरके।